हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा एचएससीवी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत के बारे में कि ये एचएससीवी सिद्धांत क्या है या ये पियर्सन सिद्धांत क्या है। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये टॉपिक इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी यूनिट इसी टॉपिक पर टिकी हुई है। इसलिए आज के लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से समझ के चलना। आगे नहीं मेरी बात आप लोग समझ में। इस टॉपिक को अब मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं, जिससे कि टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम लोगों को कैसे पता लगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। ठीक है ना। तो इन कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में, अर्थात इन संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए एक पियर्सन नाम का साइंटिस्ट आया था। तो उसने क्या बात बोली थी? उसने मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री के बारे में ये बोला था, अर्थात संकुलों के स्थायित्व के बारे में ये बोला था कि किसी भी संकुल के अंदर अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अर्थात अस्थायी होगा। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से समझना। पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने संकुलों के स्थायित्व के बारे में यह बात बोली थी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का अगर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हुआ या मृदु मृदु का हुआ, तो बनने वाला संकुल या बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हुआ या मृदु कठोर का हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। मैं आप लोगों के लिए यहां पर बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेकर इसको और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले ये बात उठती है, ठीक है ना। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि भाई केमिस्ट्री में इतने सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम लोगों को कैसे पता लगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है? ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एचएससीवी सिद्धांत दिया। तो उस सिद्धांत में उसने क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, अर्थात किसी भी संकुल के अंदर अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का है या मृदु मृदु का है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कि देखो, कठोर अम्ल, कठोर अम्ल, ठीक है ना। कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर कठोर क्षार के साथ हो रहा है, कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर कठोर क्षार के साथ हो रहा है, या मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन, मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन, मृदु अम्ल प्लस मृदु क्षार, मृदु अम्ल प्लस मृदु क्षार, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बनने वाला संकुल या बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात क्या होगा? स्टेबल होगा। बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर अम्ल, कठोर अम्ल प्लस मृदु क्षार, कठोर अम्ल प्लस मृदु क्षार, या मृदु अम्ल, मृदु अम्ल या कठोर क्षार का हो रहा है, कठोर क्षार का हो रहा है, ठीक है ना, तो बनने वाला संकुल होगा या बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा, मतलब अनस्टेबल होगा। बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनस्टेबल होगा। बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है, तो बनने वाला संकुल या कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। तो लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कठोर मृदु का या मृदु कठोर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। आगे नहीं मेरी बात आप लोग समझ में। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल से और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के आधार पर एचएसवी थ्योरी को हम लोग समझते हैं। यहां पर मैंने ले लिया COF6-3, ठीक है ना। ये एग्जांपल ले लिया मैंने आप लोगों के लिए COF6-3। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि जो COF6-3 है, ये कॉम्प्लेक्स स्थायी है या अस्थायी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो इसको हम एचएसवी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका क्लासिफाई करते हैं कि हम लोग ये पता लगाते हैं कि भाई यहाँ पर जो CO किसकी तरह व्यवहार कर रही है? अम्ल की तरह। और ये जो F है, ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है? क्षार की तरह। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जो धातु होती है, अर्थात जो मेटल होती है, वो तो किसकी तरह व्यवहार करती है? अम्लों की तरह। और जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षारों की तरह। तो कॉमन सी बात है, ये CO यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। और ये F यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि F यहाँ पर कौन है? लिगेंड है। लिगेंड है तो किसकी तरह
व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह, और यहाँ पर CO कौन है, धातु है अर्थात मेटल है, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि जो CO और F6 का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये कठोर कठोर का है या मृदु मृदु का है, या कठोर मृदु का है, मृदु कठोर का है। उसी के बाद हम लोग पता लगा पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स स्थायी है या अस्थायी है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम लिगेंडो के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि लिगेंडो की पहचान करना बहुत आसान है। शुरू में मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि अगर किसी भी लिगेंड के अंदर देने वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो आप लोग समझ जाना इसका नेचर कठोर होगा अर्थात हार्ड होगा, और इसके अलावा कोई और देने वाला प्रेजेंट हुआ जिनमें आप लोगों का कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर कोई और आयोडीन हुआ आप लोगों का, तो वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु क्षारों की तरह करते हैं। तो एक बात तो हम लोगों को पता लग गई कि यहाँ पर देने वाला कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन अगर देने वाला तो फ्लोरीन का नेचर तो कठोर होता है, तो ये हो जाता है आप लोगों का कठोर क्षार, मतलब ये हो जाता है आप लोगों का हार्ड बेस, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है आप लोगों का हार्ड बेस। अब बात करता हूं मैं कोबाल्ट की, ठीक है ना, ये CO कौन है आप लोगों का, कोबाल्ट। तो अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि CO, एक बात तो पता लग गई अम्ल है, लेकिन ये कैसे पता लगा है कि ये कठोर अम्ल है या मृदु अम्ल है। तो देखो इसकी भी पहचान करने का मैंने आप लोगों के लिए तरीका बताया। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी, मैंने आप लोगों से शुरू के पहले लेक्चर में यह बात बोली थी कि अगर मेटल की d ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है तो उसका नेचर मृदु अम्ल जैसा होगा, लेकिन अगर मेटल की d ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है तो उसका नेचर क्या होगा, कठोर अम्ल जैसा होगा अर्थात हार्ड एसिड जैसा होगा। तो आप लोगों को पता है यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ठीक है ना, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और यहां पर कोबाल्ट की जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है। अगर कंप्लीट रूप से कोबाल्ट की d ऑर्बिटल भरी हुई नहीं है तो कॉमन सी बात है इसका नेचर होगा वो क्या होगा, कठोर अम्ल जैसा होगा। इसका नेचर क्या होगा, कठोर अम्ल जैसा, अर्थात मैं इसको क्या बोल सकता हूं, हार्ड एसिड बोल सकता हूं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब हम पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो देखो HCV सिद्धांत, पियर्सन सिद्धांत के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हुआ तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप लोग देख सकते हो पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग या HCV थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर जो आप लोगों का क्षार है उसका नेचर भी कैसा है, कठोर जैसा, और जो यहां पर आप लोगों की अम्ल है उसका नेचर भी क्या है, कठोर अर्थात हार्ड। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का हो रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, स्टेबल होगा अर्थात स्थायी होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगले एग्जांपल से फिर समझते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पर यहां पर ले लिया मैंने Agi2-, ठीक है ना, अगला एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पर Agi2-। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब हम लोग ये पता लगाते हैं कि पियर्सन सिद्धांत के अकॉर्डिंग या पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्या, अनस्टेबल है। तो वो ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तो मेटल और लिगेंडो के बारे में पता लगाते हैं कि इनका नेचर कठोर है या मृदु है, मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए पहले क्या बात बताई है कि जब भी आप लोग मेटल और लिगेंड का क्लासिफाई कर रहे हो अर्थात वर्गीकरण कर रहे हो तो पहले आप मेटल को चेक मत करो, सबसे पहले आप लिगेंडो को चेक करो, क्योंकि लिगेंडो की पहचान करना आसान है। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक बात बताई थी कि आप लोगों की जो लिगेंड है उसकी पहचान करना आसान है। वो इसलिए पहचान करना आसान है कि अगर लिगेंड में देने वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उसका नेचर कठोर होगा, और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ तो उनका नेचर क्या होगा, मृदु होगा। तो यहां पर आप लोगों को लिगेंड कौन हुआ, आयोडीन हुआ, और आयोडीन आप लोगों को पता ना ही तो फ्लोरीन है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है। तो कॉमन सी बात है आयोडीन का नेचर कैसे होगा, मृदु क्षार जैसा होगा। तो यहां पर आयोडीन आप लोगों को क्या हो गया, मृदु क्षार हो गया। ये क्या हो गया, मृदु क्षार हो गया, अर्थात आप लोगों का यहां पर ये सॉफ्ट बेस हो गया, ठीक है ना। आयोडीन का नेचर क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। अब मैं बात करता हूं Ag की, ठीक है ना। तो यहां पर जो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, अर्थात जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस के बने, ठीक है ना। अगर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बने तो यहां पर Ag की d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये बात मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी कि अगर मेटल की d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका नेचर मृदु अम्ल जैसा होता है, अर्थात सॉफ्ट
एसिड जैसा होता है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर Ag का नेचर कैसा होगा, मृदु अम्ल जैसा होगा, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा होगा। तो यहाँ पर Ag का जो नेचर होगा वो क्या हो गया, मृदु अम्ल, ठीक है ना, मतलब ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट एसिड, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो गया Ag I2 माइनस कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया मृदु मृदु का, अर्थात सॉफ्ट सॉफ्ट का। तो बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा पियर्सन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये तो हमने स्टेबल देख लिए कॉम्प्लेक्स, अब हम एक दो एग्जांपल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सों की बात कर लेते हैं। तो देखो सुनो, इसी एग्जांपल में मैं बता देता हूं, यहाँ पर CO के साथ यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ, फ्लोरीन। अगर मैं CO के साथ आयोडीन लिख दूं तो फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा का अनस्टेबल होगा। तो देखो इसी एग्जांपल में मैं ये कर देता हूं, यहाँ पर CO और फ्लोरीन को मैं चेंज कर देता हूं और उसकी जगह पर मैं आयोडीन लिख देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं -3। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स में क्लासिफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप लिगेंडों की पहचान करो, क्योंकि लिगेंडों की पहचान करना ज्यादा आसान है। तो आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर CO के साथ आयोडीन जुड़ी हुई है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आयोडीन आप लोगों का यहाँ पर लिगेंड है, अर्थात क्षार है, ठीक है ना, क्षार है। तो इसका नेचर क्या हो गया, मृदु क्षार जैसा हो गया, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा हो गया। क्योंकि कठोर क्षार की तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही पहचान बता दी कि कठोर क्षार की जो पहचान होगी उनमें लिगेंडों के अंदर देने वाला या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। इनके अलावा अगर लिगेंड या क्षार में कोई और प्रेजेंट हुआ तो वो आप लोगों को हो जाएगा मृदु क्षार, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जैसे ही हमने इस कॉम्प्लेक्स में देखा कि यार इसमें तो आयोडीन है, आयोडीन को देखते ही हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका नेचर होगा वो क्या होगा, मृदु क्षार होगा, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। तो देखो आप लोगों को पता लग गया इसका नेचर क्या होगा, मृदु क्षार हो गया, अर्थात इसका नेचर क्या हो गया, सॉफ्ट बेस जैसा हो गया, ठीक है ना। इसका नेचर क्या हो गया, सॉफ्ट बेस जैसा हो गया। बात करता हूं मैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3, और कोबाल्ट की यहाँ पर डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है। और आप लोगों को पता है कि अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है तो उसका नेचर होता है कठोर अम्ल जैसा, अर्थात हार्ड एसिड जैसा। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो गया, इस कोबाल्ट का नेचर हो गया कठोर अम्ल, ठीक है ना, अर्थात ये हो गया आप लोगों का हार्ड एसिड। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्बिनेशन हुआ वो क्या हो गया, हार्ड सॉफ्ट का हो गया, ठीक है ना। और पियर्सन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट का हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, आप लोगों का अनस्टेबल होगा, अर्थात वो क्या होगा, अस्थायी होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एग्जांपल मैं इस वाले को ले लेता हूं कि यहाँ पर Ag के साथ कौन जुड़ी हुई है, आयोडीन। लेकिन अगर मैं Ag के साथ फ्लोरीन को जोड़ दूं तो फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा का अनस्टेबल होगा। तो यहां पर मैंने जैसे Ag है, ठीक है ना, यहां पर ले ली मैंने AgF2, ठीक है ना, यहां पर -4 लिख दिया। तो देखो आप लोगों को पता लग गया तुरंत ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने क्या बात बताई है कि जब क्लासिफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप लिगेंड को देखो, मेटल को बाद में देखना, क्योंकि मेटल बहुत सारी है आप लोगों की, ठीक है। तो मेटल में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले आप लिगेंड को पकड़ो, ठीक है ना। लिगेंड से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। आप लोगों ने देखा कि AgF2- वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है, अर्थात जो क्षार है, वो कौन है, फ्लोरीन है। और आप लोगों के लिए पहले ही पहचान बता दी कि अगर लिगेंड में देने वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा, कठोर क्षार जैसा होगा। तो जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि यार ये तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इसका नेचर क्या हो गया, कठोर क्षार जैसा हो गया, ठीक है ना। फ्लोरीन का नेचर क्या हो गया, कठोर क्षार, मतलब ये हो गया हार्ड बेस हो गया, ठीक है ना, हार्ड बेस हो गया। और Ag की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, ठीक है ना। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण यहाँ पर Ag की डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप लोगों को पता है कि अगर मेटल की डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका नेचर होगा मृदु अम्ल जैसा, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर Ag का जो नेचर होगा वो हो गया आप लोगों का मृदु, यहां पर हो गया आप लोगों का मृदु अम्ल, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट एसिड हो गया। अब देखो पियर्सन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, सॉफ्ट हार्ड का हो रहा है, अर्थात मृदु कठोर का हो रहा है। और अगर कॉम्बिनेशन मृदु कठोर का हो रहा है तो बनने वाला संकुल या बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि पियर्सन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग
ठीक है ना, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है तो बनने वाला संकुल या बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा अर्थात स्थायी होगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स अर्थात बनने वाला जो संकुल होगा वो अस्थायी होगा अर्थात अनस्टेबल होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और पियर्सन साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को दिया था, इसलिए उसी के नाम पर इस सिद्धांत का नाम रख दिया पियर्सन सिद्धांत, या फिर आप लोग इसको एचएसबी सिद्धांत भी बोल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन एचएसबी सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है या पियर्सन सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, आप लोग दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। इस पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने इस एचएसबी सिद्धांत को दिया था, इसलिए एग्जाम में एचएसबी सिद्धांत नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है या पियर्सन सिद्धांत नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि एचएसबी सिद्धांत क्या है समझाइए, या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है पियर्सन सिद्धांत क्या है समझाइए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने इस एचएसबी सिद्धांत को दिया था अर्थात इस एचएसबी थ्योरी को दिया था। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि इसी को हम क्या बोलते हैं, एचएसबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोगों का एचएसबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आज के इस लेक्चर में तो मैंने डिस्कशन कर लिया एचएसबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत का, लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस में इसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है कि भाई एचएसबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत के क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो जो पियर्सन सिद्धांत के जो एप्लीकेशन है उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है ना। आज के लेक्चर में तो मैं आप लोगों के लिए पियर्सन सिद्धांत को समझा दिया या एचएसबी सिद्धांत को समझा दिया। अब अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा एचएसबी सिद्धांत के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशनों के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं वो सभी नोट्स आप लोगों के चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप है, ठीक है ना। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीका से सभी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है ना। तो चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, सभी स्टूडेंट चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर सिस्टमेटिक तरीका से आप लोगों को सभी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, और लास्ट ईयर के आप लोगों को पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि भाई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आगे नहीं मेरी बात आप लोग समझ में, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।